नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डिकोड में आपका स्वागत है। तो आइए आज की खबरों को आपके लिए डिकोड करते हैं। पश्चिम बंगाल में इस साल अप्रैल में होने वाले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले आज से मुर्शिदाबाद में एक नई बाबरी मस्जिद का निर्माण शुरू हो गया है। ऐसा लगता है कि बाबरी मस्जिद के नाम पर इस चुनाव में वोट हासिल करने की कोशिश हो रही है। इस मस्जिद को हुमायूं कबीर बनवा रहे हैं, जो पश्चिम बंगाल के भरतपुर से टीएमसी के एक निलंबित विधायक हैं। वहां पर मौजूद हजारों मुसलमान बाबर को अपना आदर्श मानते हैं। आज हम इस सवाल को डिकोड करेंगे कि भारत में रहने वाले ये लोग डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जगह औरंगजेब और बाबर को अपना आदर्श क्यों मानते हैं। इसके बाद हम आपको कनाडा और थाईलैंड के स्कूलों पर हुए हमलों की तस्वीरें दिखाएंगे। कनाडा में एक स्कूल में हुए हमले में 10 लोगों की मौत हो गई है, जबकि थाईलैंड के हमले में 2 लोग घायल हुए हैं। आज हम दुनिया भर में स्कूली बच्चों पर बढ़ते हमलों को डिकोड करेंगे। आपने भी इस दौरान बहुत सारी खबरें सुनी होंगी कि स्कूलों पर हमले बढ़ रहे हैं। पिछले कुछ महीनों से भारत में भी स्कूलों को बम से उड़ाने की अलग अलग धमकियां मिल रही हैं और इन धमकियों का बच्चों के मन पर बड़ा गहरा असर पड़ता है। और आखिर में बांग्लादेश में कल वोटिंग है और आज हम आपके लिए बांग्लादेश के आम चुनावों की पूरी ABCD लेकर आए हैं, वो आपको हम समझाएंगे। बांग्लादेश में पहली बार वहां की 2 बेगमों खालिदा जिया और शेख हसीना के बिना ये चुनाव हो रहा है। लेकिन सबसे पहले आप आज की 2 तस्वीरें देखिए, जिसमें वो तस्वीरें हैं ये जिसमें पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के बेलडांगा इलाके में जोर शोर से एक मस्जिद का निर्माण शुरू हो गया है। और ये मस्जिद कोई आम मस्जिद नहीं है, ये मस्जिद बड़ी खास है क्योंकि इसका नाम रखा गया है बाबरी मस्जिद। इसे बहुत जल्दबाजी में ढेर सारी मशीनों की मदद से बनाया जा रहा है और ऐसा लगता है कि किसी खास डेडलाइन को पूरा करने के लिए, किसी खास तारीख से पहले इसे पूरा करने की कोशिश हो रही है। बड़ी तेजी से ये काम चल रहा है। अप्रैल में पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, इसलिए सवाल यह है कि चुनावों से ठीक पहले बाबरी मस्जिद बनाकर मुगल आक्रमणकारी बाबर को फिर से जिंदा करने की कोशिश आखिर क्यों हो रही है, ये कौन कर रहा है और इससे किसे फायदा होगा। क्या इसके जरिए पश्चिम बंगाल के अल्पसंख्यक वोटों को हासिल करने की कोशिश हो रही है? क्या इसके जरिए पश्चिम बंगाल में एक और ध्रुवीकरण की कोशिश हो रही है? और इस मस्जिद को बनवा रहे हैं हुमायूं कबीर। ये पश्चिम बंगाल के भरतपुर से टीएमसी के एक सस्पेंडेड विधायक हैं। बाबरी मस्जिद के निर्माण के ऐलान के बाद पिछले साल दिसंबर में वहां की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हुमायूं कबीर को टीएमसी से सस्पेंड कर दिया था। अब हुमायूं कबीर ने अपनी एक नई पार्टी बनाई है जिसका नाम है जनता उन्नयन पार्टी। आज इस मस्जिद का निर्माण शुरू होने पर हजारों लोग मुर्शिदाबाद पहुंचे और खुद हुमायूं कबीर के नेतृत्व में करीब 1200 लोगों ने कुरान पढ़ी और इसी के साथ इस मस्जिद का निर्माण कार्य आज से शुरू हो गया। अब आप तस्वीरें देखिए। ये सब कुछ हो रहा है धर्मनिरपेक्षता के नाम पर, सेकुलरिज्म के नाम पर, अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर। इस मस्जिद को बनाने में वैसे तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले ये एक विशेष वोट बैंक का दूसरे समुदाय को डराने वाला शक्ति प्रदर्शन लग रहा है। वैसे तो इस देश में सभी आज़ाद हैं, सबको अपना धर्म मानने का पूरा अधिकार है और इस मस्जिद में को बनाने में भी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब आप तस्वीरें देखेंगे, जिस प्रकार के नारे वहां पर लगाए गए हैं, जो बॉडी लैंग्वेज है वहां के लोगों की, उससे ऐसा लगता है कि एक दूसरे समुदाय को डराने के लिए ये एक प्रकार का शक्ति
शक्ति प्रदर्शन है, अपनी ताकत दिखाई जा रही है, कुछ कहने की कोशिश की जा रही है और इसीलिए इसके शिलान्यास के लिए भी एक खास तारीख चुनी गई। बाबरी मस्जिद के विध्वंस की 33वीं बरसी यानी 6 दिसंबर 2025 को इस मस्जिद का शिलान्यास किया गया था और सब कुछ एक चुनावी फॉर्मूले के तहत धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। हुमायूं कबीर का दावा है कि अगले 2 वर्षों में 11 बीघा जमीन पर इस बाबरी मस्जिद का निर्माण पूरा हो जाएगा और इसमें एक बार में 12,000 लोग नमाज पढ़ सकेंगे। 12,000 लोग एक साथ। इसका मतलब है कि एक बहुत बड़ी मस्जिद का निर्माण इस इलाके में हो रहा है और उस मस्जिद को शक्ति प्रदर्शन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। हुमायूं कबीर ने आज ये कहा कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण उसके सेनापति मीर बाकी ने करवाया था, यानी बाबरी के सेनापति ने करवाया था और अब वो खुद बाबर के नाम पर यह मस्जिद बनवा रहे हैं। यानी अब हुमायूं कबीर अपने आप को बाबर के नए सेनापति बनाकर लोगों के सामने पेश कर रहे हैं। किसी लोग जो बोल रहा है जो बाबरी क्यों बनते हैं, तो 1529 साल में जो 464 वर्ष पहले जो बाबर ने भारत सम्राट वो उनको जो मीर बाकी उनको जो सेनापति था उनको देके जो बाबरी मस्जिद बना के गया वो 1992 6 दिसंबर वो डिमोलाइजेशन कर दिया, वो तोड़ दिया। इसीलिए मैं बुक में बहुत अच्छा था जो क्यों ये तोड़ा, क्यों ये डिमोलाइजेशन किया। ताई मेरा भारत का मुसलमान होने के तरफ एक छोटा सा मुसलमान होने के तरफ अल्लाह को ऊपर लाखों लाखों शुक्रिया कर रहा है जो ये मेरा जो मन का बात है ये पूरा होना चाहिए। जो विरोध करने दीजिए, इंशाअल्लाह ये काम पूरा करेगी। 2 साल से पूरा बाबरी मस्जिद यहाँ स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगी और मस्जिद बनाएगी कोई मुसलमान, इनको विरोध करेगी, इनको उखाड़ फैलेगी, इनको सत्ता से उखाड़ फैलेगी। आज बड़ा सवाल ये है कि क्या ये राम मंदिर का बदला लिया जा रहा है? बाबरी मस्जिद का जो विध्वंस हुआ था, क्या ये उसका बदला लिया जा रहा है? अयोध्या में जो भव्य राम मंदिर बना सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, क्या ये उसका बदला लिया जा रहा है? दूसरी बड़ी बात यह है कि ममता बनर्जी ये सब कुछ एक मूक दर्शक के तौर पर देख रही हैं और इस सब को होने दे रही हैं। दुनिया को दिखाने के लिए ममता बनर्जी ने इस विधायक को अपनी पार्टी से सस्पेंड कर दिया, लेकिन क्या मामला यहीं खत्म हो जाता है? यह विधायक सस्पेंड हो चुका है, लेकिन उसके बाद इतने बड़े स्तर पर यह वहां पर बाबरी मस्जिद बनाना चाहता है और ममता बनर्जी अगर चाहती तो इसे रोक सकती थी, क्योंकि उनके राज्य में कुछ ऐसा हो रहा है जो शायद नहीं होना चाहिए था, या आप ये कह लीजिए जिसके पीछे मंशा ठीक नहीं है, इरादे ठीक नहीं लग रहे और ममता बनर्जी को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए था, लेकिन वो नहीं कर रही, क्योंकि वो जानती हैं कि सबका अल्टीमेट जो फायदा है वो उन्हीं की पार्टी को होने वाला है अब से 2 महीने के बाद जो चुनाव होंगे उस पे। इस मस्जिद को बनाने में लगभग 55 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा और इसके लिए अब तक लोगों ने 11 करोड़ रुपए का चंदा इकट्ठा कर लिया है। इस मस्जिद के अलावा 30 बीघा जमीन पर एक अस्पताल, एक यूनिवर्सिटी और एक 5 स्टार होटल भी बनाया जाएगा और इस समय इसे देखने के लिए, इस साइट को देखने के लिए दूर दूर से लोग मुर्शिदाबाद पहुंच रहे हैं। इस दिन हमारे लिए मुकद्दस दिन है, क्योंकि ये दिन हमारे लिए बहुत मुकद्दस है, इसलिए कि हमारे एक मस्जिद था, उसका नाम था बाबरी मस्जिद। उसको कुछ लोग अमन और फैल और शांति वाला नहीं देखना चाहते, इसलिए हम लोग ये मस्जिद फिर उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं, इसलिए कि हम लोग फिर ये मस्जिद जिंदा रहे, कि आबाद रहे। हम हुगली जिला से आया है बाबरी मस्जिद का देखने के लिए। बहुत आशा था हम लोग को आने का, इसलिए आज मौका मिला है, आज आया है बाबरी मस्जिद देखने के लिए। बहुत दूर से आया है, बहुत आदमी है, बहुत आ रहा है, कोई बाली दे रहा है, कोई ईटा दे रहा है। इस दिन का जो आज बहुत बड़ा दिन है जो हम लोग आ पाया है यहाँ पर, इतिहास का मतलब बहुत इतिहास हो जाएगा।
तो ये एक खास वर्ग के लिए धार्मिक पर्यटक स्थल बन गया है और लोग दूर दूर से यहां पर आ रहे हैं। लेकिन इन सब को सुनने के बाद आपको एक बात ये लगी होगी कि हमारे देश के वो लोग हैं जिनके लिए बाबर आज भी एक हीरो की तरह है। ये वो लोग हैं जो बाबर को अपना हीरो मानते हैं, औरंगजेब को अपना हीरो मानते हैं। हमने आपको बताया था कि इस बाबरी मस्जिद का निर्माण सिर्फ और सिर्फ पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में अल्पसंख्यकों के वोट हासिल करने के लिए हो रहा है। एक खास प्रकार का माहौल बनाने के लिए हो रहा है, ध्रुवीकरण करने के लिए हो रहा है। मस्जिद अगर बनी होती और इसे सिर्फ एक महज मस्जिद के रूप में बनाया गया होता तो किसी को कोई समस्या नहीं थी। लेकिन इस मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद रखना, बाबर के नाम पर इस मस्जिद को बनाना, इससे इसकी जो मंशा है वो साफ दिखाई देती है और इसके जो इरादे हैं उसमें जो खोट आपको दिखाई दे रहा है वो इसके नाम में है। आप मस्जिद बनाइए लेकिन उस मस्जिद का नाम आपने बाबरी मस्जिद रख दिया, इससे आपकी मंशा स्पष्ट हो जाती है। इसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि आज इस मस्जिद का निर्माण शुरू हुआ और कल यानी 12 फरवरी से हुमायूं कबीर पश्चिम बंगाल में बाबरी यात्रा की शुरुआत करके इसका प्रचार करेंगे। यात्रा का नाम रखा गया है बाबरी यात्रा। हुमायूं कबीर के मुताबिक जो लोग इस मस्जिद का विरोध कर रहे हैं उन्हें सत्ता से बाहर फेंक दिया जाएगा। इसका मतलब है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में ये बाबरी मस्जिद एक बड़ा मुद्दा बन सकती है। कोशिश यही है कि यह बड़ा मुद्दा बन जाए। पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों में से लगभग 100 सीटों पर मुस्लिम वोटर्स ही हार जीत का फैसला करते हैं। 294 में से 100 सीटों पर मुस्लिम वोटर्स तय करते हैं कौन जीतेगा कौन हारेगा, इसलिए इन पर इतनी नजर है। इसके अलावा लगभग 40 से 50 सीटों पर मुस्लिम वोटर्स ही निर्णायक भूमिका में हैं। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तरी दिनाजपुर, दक्षिण 24 परगना और बीरभूम में मुस्लिम वोटर्स की जनसंख्या सबसे ज्यादा है। और ये वो इलाके हैं जहां कई सीटें तो ऐसी हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं जहां 50% से ज्यादा मुस्लिम वोटर्स हैं। और इन इलाकों की कई सीटों पर जो आप देख रहे हैं 50% या उससे ज्यादा मुस्लिम वोटर्स हैं और वहां पर हिंदू वोटर्स अल्पसंख्यक बन चुके हैं। क्या इसका मतलब यह माना जाए कि विधानसभा चुनाव में बाबरी मस्जिद अब एक बड़ा फैक्टर बन सकती है? बाबर कई भारतीय नहीं है, ये मुगल है, पठान है। ये लोग भारत को बर्बाद करने के लिए आया था, मंदिर तोड़ा, रिलीजियन कन्वर्सन का काम किया, हमारी माँ, दीदी, बहन, बेटी के ऊपर बलात्कार किया, अत्याचार किया, बहुत सारा भारतीय के ऊपर नरसंहार चलाया। ये हमारी भारतीय नहीं हो सकता। हिंदू मंदिर बनाएगा, मुसलमान मस्जिद बनाएगा अपने जमीन पर, अपने रुपया में, इसमें कोई किसी का दिक्कत नहीं। लेकिन बाबर और मुगल का नाम लिखना ये सीधा सीधा भारतीय की अपमान है। इसलिए बीजेपी को लाना चाहिए। बीजेपी अप्रैल महीने में सरकार बनाएगा तो बाबर का नाम निशान मिटाने का काम बीजेपी करेगा। तब आप देख लीजिए, ब्लैक और व्हाइट में आपको ये पश्चिम बंगाल का चुनाव साफ नजर आ रहा है। एक पक्ष ये कह रहा है कि हम अगर जीते तो भव्य बाबरी मस्जिद बनाएंगे क्योंकि बाबर हमारा हीरो है। दूसरा पक्ष ये कह रहा है कि अगर हम जीते तो बाबर का नामो निशान मिटा देंगे। 2026 में ये चुनाव होने वाला है। इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में ये चुनाव होने वाला है और ये चुनाव लड़ा जा रहा है बाबर के नाम पर। बीजेपी का आरोप है कि यह मस्जिद पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को चुनाव में फायदा पहुंचाने के लिए बन रही है और हुमायूं कबीर असल में उनका ही ये खेल खेल रहे हैं। वो अब भी ममता बनर्जी की टीम में है, जबकि टीएमसी कहती है कि मस्जिद को लेकर विवाद बढ़ाने की वजह जो है वो पूरी तरीके से राजनीतिक है। इस मुल्क में कहीं भी मस्जिद बने कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन कोई बाबर और गजनी के नाम पर मस्जिद बनाएगा तो ये कहीं से भी स्वीकार नहीं। हुमायूं कबीर टीएमसी का ही विधायक है, टीएमसी ने उसको निकाला जरूर है, लेकिन ममता बनर्जी जानबूझकर उसको
बाबरी मस्जिद बनाने के लिए उकसा रही हैं और वो बना रहा है, लेकिन बाबर के नाम पर कोई मस्जिद बनेगी ये कहीं से भी स्वीकार नहीं है। हिंदुस्तान की सरजमी पर कोई बाबरी और गजनी के नाम पर मस्जिद नहीं बन सकती। यहाँ एक डेमोक्रेटिक स्टेट है, यहाँ पर कि कोई व्यक्ति किसी मंदिर या मस्जिद या गिरजा या गुरुद्वारा, वो खुद का जो धर्म का प्रेयर का जगह है वो कर सकते हैं, लेकिन उसके पीछे धर्म के लिए उसका रिस्पेक्ट है या पॉलिटिकल मार्केटिंग है वो देखना चाहिए। ये हुमायूं कबीर तो 2019 में भाजपा कैंडिडेट था, तो अब जब वो ये बाबरी मस्जिद के लिए इतना रिस्पेक्ट अचानक बढ़ गया है, ये एंटी भाजपा वोट को कंफ्यूज करने के लिए यूज किया जा रहा है। तो हमारे देश में हमारा अपना कानून है, हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट है, हमारे देश में हमारा संविधान है, लेकिन कानून को हम कितना मानते हैं, अब जरा उस पर नजर डालिए। आपको याद होगा बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का जो विवाद है ये सुप्रीम कोर्ट तक गया था। सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश सुनाया था। सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या में राम मंदिर बनाने के लिए सिर्फ 2.77 एकड़ जमीन दी थी, जिस पर राम मंदिर बन चुका। लेकिन बाबरी मस्जिद का निर्माण करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर से करीब 2 गुना ज्यादा 5 एकड़ जमीन दी थी। अब आपको उस जमीन की स्थिति दिखाते हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट के कहने पर अयोध्या के पास बाबरी मस्जिद बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के हिसाब से, कानून के हिसाब से जिस जगह को आवंटित किया है, जो जगह दी गई है, यह है असली साइट बाबरी मस्जिद का, जहां 5 एकड़ जमीन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दी गई है। लेकिन इस जमीन पर अभी तक कोई काम शुरू नहीं हुआ है, यहां तक कि बाबरी मस्जिद का नक्शा तक पास नहीं हुआ है। लेकिन अयोध्या से करीब 950 किलोमीटर दूर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में एक और नई बाबरी मस्जिद बनाकर एक नया विवाद खड़ा करने की कोशिश हो रही है। इससे यह पता चलता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया उसका ये लोग कितना पालन करते हैं। मंगलवार यानी 10 फरवरी को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा कि बाबरी मस्जिद का पुनर्निर्माण कभी संभव नहीं है और जो लोग इसे बनाना चाहते हैं उनका यह सपना कभी पूरा नहीं होगा। जो लोग अभी सपना देख रहे हैं बाबरी ढांचे का, तो उनको हम भी ये बता देना चाहते हैं कि कयामत का दिन कभी नहीं आने वाला है और कभी नहीं आएगा। कयामत के दिन के लिए मत जियो, हिंदुस्तान में कायदे से रहना सीखो, कायदे से रहना सीखो। यहां का कानून मानो, कानून मानोगे, कायदे से रहोगे तो फायदे में रहोगे, और नहीं तो आगे का रास्ता तो फिर कहां के लिए जाता है, वह फिर कानून कोई तोड़ेगा तो वह रास्ता सीधे जहन्नुम की तरफ ही लेके जाता है, कोई और की तरफ नहीं लेके जाता है। अब देखिए, ये बाबरी मस्जिद जो है ये कहने को तो पश्चिम बंगाल में बन रही है, लेकिन उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक अब भारत इस बाबरी मस्जिद के चक्कर में बट जाएगा। भारत का एक बार फिर से ध्रुवीकरण होगा। कुछ लोग इसके पक्ष में बोलेंगे, कुछ लोग इसके विरोध में बोलेंगे, और भारत की राजनीति आज 2026 में इस एआई के युग में एक बार फिर से कई 100 साल पीछे चली जाएगी। अब जरा बाबर के बारे में भी आपको कुछ बताते हैं कि भारत के मुसलमानों को, इन लोगों को बाबर इतना पसंद क्यों है और बाबर कहां से आया था। एक बाहर से आने वाला आक्रमणकारी इन लोगों को इतना क्यों पसंद है कि ये आज के जमाने में 2026 में बाबर के नाम पर मस्जिद बनाना चाहते हैं। तो बाबर एक मुगल आक्रमणकारी था, बाहर से आया था और भारत से लगभग 1500 किलोमीटर दूर उज्बेकिस्तान की फरगना वैली से आया था। यह तैमूर लंग और चंगेज खान जैसे लुटेरों का वंशज था। तो एक बात याद रखिए, यह लुटेरों का वंशज था, बाहर से आया था और एक आक्रमणकारी था।
कब आया था? आज से लगभग 500 साल पहले 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई जीतने के बाद उत्तर भारत के एक बड़े इलाके पर इस बाबर का कब्जा हुआ था। इसने कब्जा कर लिया था बड़े इलाके पर, और ऐसा माना जाता है कि वर्ष 1528 के आसपास बाबर के सेनापति मीर बाकी ने अयोध्या के राम मंदिर को तोड़कर उसकी जगह पर बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था। और यह बात सुप्रीम कोर्ट में अब सिद्ध हो चुकी है। मीर बाकी ने अपने बादशाह बाबर के नाम पर यह मस्जिद बनवाई थी क्योंकि वो बाबर को खुश करना चाहता था। लेकिन आज भारत में रहने वाले मुसलमान बाबर के नाम पर यह मस्जिद क्यों बनवा रहे हैं? वो अपने आप को बाबर का सेनापति क्यों बनाना चाहते हैं? ये सब लोग बाबर को अपना हीरो क्यों मानते हैं? यह बड़ी अजीब सी बात है। और बड़ा सवाल आज यह है कि आज भी भारत में रहने वाले इन मुसलमानों का आदर्श वही बाबर है जिसने भारत पर आक्रमण किया, लाखों हिंदुओं पर अत्याचार करके उनका धर्म परिवर्तन करवाया, हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा, महिलाओं का अपमान किया। और वो बाबर आज इन लोगों का हीरो है, इन लोगों का आदर्श है। अब जरा यह देखिए कि यही बाबर खुद भारत के लोगों के बारे में क्या सोचता था, भारत के बारे में इसके क्या विचार थे। बाबर ने अपनी एक आत्मकथा लिखी थी जिसका नाम है बाबरनामा। उसमें उसने लिखा कि हिंदुस्तान के लोगों में ना तो रूप और रंग है, ना समझ है, ना कविता लिखने की प्रतिभा है, और ना ही इनका चाल चलन अच्छा है। बाबर आगे लिखता है कि हिंदुस्तान में अच्छे घोड़े और अच्छे शिकारी कुत्ते भी नहीं हैं, यहां का पानी बढ़िया नहीं है, फल स्वादिष्ट नहीं है, और यहां तक कि अच्छी रोटियां भी यहां नहीं मिलती। इस बाबर को हिंदुस्तान के मुसलमान अपना आदर्श मानते हैं, और इसीलिए भारत में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच अक्सर यह तनाव रहता है। अब जरा सोचिए, जिस बाबर की राय भारत के बारे में, भारत के लोगों के बारे में इतनी खराब है, वो बाबर आज भारतीय मुसलमानों का हीरो कैसे हो सकता है? और यह बात किसी भी भारतीय को कैसे हजम होगी? सवाल यह है कि भारत के मुसलमान हमारे ही देश के एक पूर्व राष्ट्रपति और भारत के महान वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को अपना आदर्श क्यों नहीं मानते, और उनके नाम पर मस्जिद क्यों नहीं बनवाते? सोचिए, यह हमारे देश का कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि जिस डॉक्टर कलाम ने भारत को सुरक्षित बनाने के लिए मिसाइल क्रांति की नींव रखी, जिन्होंने भारत के लिए इतना बड़ा योगदान दिया, उनके नाम पर किसी मस्जिद की नींव नहीं रखी जाती। भारत के मुसलमान आज भी उन्हें अपना आदर्श नहीं मानते, और मुगल आक्रमणकारी बाबर के नाम पर मस्जिद बनती है और लोग उसे अपना हीरो मानते हैं। कोई समाज किस तरह के व्यक्तियों को अपना आदर्श चुनता है, कोई वर्ग कैसे लोगों को अपना हीरो बनाता है, यह उस समाज का चरित्र दर्शाता है। डॉक्टर कलाम की जगह बाबर को अपना आदर्श बनाना हमारे देश के लिए बहुत ही चिंताजनक बात है। यह बताता है कि वोट बैंक की राजनीति के लिए एक आक्रमणकारी को भी आदर्श बना दिया जाता है, और भारत जैसे देश के लिए तो यह बहुत ही चिंता की बात है। अब हम आज की एक और बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर आपके लिए डिकोड करेंगे, और दुनिया भर में स्कूलों में और स्कूली बच्चों पर जो हमले बढ़ रहे हैं, इसे डिकोड करेंगे। सबसे पहले आपको कनाडा और थाईलैंड में बच्चों पर हुए नए हमले की तस्वीरें दिखाते हैं, क्योंकि आज कनाडा के टम्बलर रिज शहर के एक हाई स्कूल में बच्चों पर एक हमला हुआ। इस स्कूल में गोलीबारी हुई है, और इसमें हमलावर सहित 10 लोगों की मौत हो गई है और 25 लोग घायल हो गए। इस स्कूल में कक्षा 7 से कक्षा 12 तक के करीब 160 बच्चे पढ़ते हैं। पुलिस का कहना है कि हमलावर एक महिला थी जो खुद स्कूल की यूनिफॉर्म पहनकर आई थी। उसका शव भी स्कूल के अंदर मिला है, और पुलिस का मानना है कि उसने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। इस घटना के बाद कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कहा है कि वो इस घटना से स्तब्ध है। उन्होंने अपनी जर्मनी की यात्रा को टाल दिया है। सोचिए, यहाँ खास बात यह है कि उनके स्कूल में, कनाडा के स्कूल में एक हमला हुआ है जिसमें 10 लोग मारे गए हैं, और इस हमले को इतना गंभीरता से वहां के प्रधानमंत्री ने लिया कि उन्होंने अपनी जर्मनी यात्रा को टाल दिया। और अब से थोड़ी देर पहले उन्होंने मीडिया से बात जब की तो वो खुद बहुत भावुक हो गए। Well, it's obviously a very difficult day for the nation. This morning,
Parents, grandparents, sisters, brothers in Tumbler Ridge will wake up without someone they love. The nation mourns with you. Canada stands by you. I want to thank and pass on a number of world leaders who've reached out directly to me in solidarity and compassion. इस घटना के बाद एक हफ्ते के लिए कनाडा के स्कूल को बंद कर दिया गया है और वहां पर पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनकी काउंसलिंग की जा रही है। और काउंसलिंग इसलिए की जा रही है क्योंकि ज़रा अंदाज़ा लगाइए उन छोटे बच्चों का, स्कूली बच्चों का जिनके स्कूल पर ये हमला हो जाए, उनकी आंखों के सामने उनके स्कूल में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनकी हत्या कर दी जाए, छोटे छोटे बच्चों के मन पर क्या असर पड़ेगा। जीवन भर वो एक सदमे में जिएंगे, इसीलिए उनकी काउंसलिंग करवाई जा रही है। कनाडा में 7 दिनों तक सरकारी इमारतों पर राष्ट्रीय ध्वज शोक में आधा झुका रहेगा। और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कनाडा में हुई इस भीषण गोलीबारी की घटना पर दुख जताते हुए कहा है कि वो इस भीषण गोलीबारी से स्तब्ध हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने पीड़ित परिवारों के साथ संवेदना व्यक्त की है और पिछले कई दशकों में पहली बार कनाडा में इस तरह से स्कूल में छात्रों पर हमला करके उनकी इस प्रकार से हत्या की गई। इससे पहले वर्ष 1989 में, यानी आज से 37 साल पहले, मॉन्ट्रियल के एक स्कूल में भी ऐसे ही 14 स्कूली छात्रों की हत्या कर दी गई थी। तो कनाडा में हमले को अभी 12 घंटे भी नहीं बीते थे कि आज एक और देश थाईलैंड में एक दूसरे स्कूल में गोलीबारी शुरू हो गई और इसमें भी 2 लोग घायल हुए हैं। इस गोलीबारी के दौरान छात्र, शिक्षक और स्कूल के कर्मचारी इधर से उधर जान बचाने के लिए भागते दिखाई दिए। हमलावर ने टीचर्स और बच्चों को बंधक बना लिया था, लेकिन बाद में पुलिस ने इस हमलावर को गिरफ्तार कर लिया और अच्छी बात यह रही कि किसी की जान नहीं गई। तो जरा यहां देखिए आप इन तस्वीरों में, स्कूल शिक्षा के मंदिर होते हैं, छोटे छोटे बच्चे वहां पर जाते हैं, ये भविष्य के नागरिक बनने के लिए वहां पर जाते हैं। और स्कूलों में अगर हिंसा होने लगे, जिन स्कूलों में किताबें होनी चाहिए, जहां पर शिक्षा होनी चाहिए, वहां पर बंदूक अगर पहुंच जाए तो क्या होता है। इससे पहले थाईलैंड में वर्ष 2022 में एक व्यक्ति ने एक नर्सरी स्कूल में हमला करके 36 लोगों की हत्या कर दी थी और इनमें 22 बच्चे थे। इन दोनों स्कूलों पर हुआ जो हमला है, ये कोई आतंकवादी घटना नहीं है। कल्पना कीजिए कि अगर ये आतंकवादी हमला होता तो बच्चों के लिए और कितना खतरनाक हो सकता था। पिछले कुछ समय से दुनिया भर के स्कूली बच्चों पर हमलों का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। हमारे देश में भी लगातार स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकियां मिल रही हैं और ऐसा लगता है कि हमारे देश के स्कूल आतंकवादियों के निशाने पर आ गए हैं। आज ही पंजाब के मोहाली में 16 स्कूलों को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी दी गई। इसके बाद इन सारे स्कूलों को खाली कराया गया और इन सारे स्कूलों की बिल्डिंग्स की ठीक से जांच की गई, लेकिन कुछ भी संदिग्ध या कोई भी बॉम्ब या विस्फोटक सामान इन स्कूल की बिल्डिंग्स में मिला नहीं। इससे पहले दिल्ली में भी सोमवार यानी 9 फरवरी को 10 स्कूलों को ऐसे ही ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी और तब भी सारे स्कूलों को खाली कराकर उनकी जांच की गई, लेकिन कुछ मिला नहीं। भारत के स्कूलों को लगातार इन धमकियों की वजह से स्कूली बच्चों पर बड़ा गहरा असर पड़ता है। अब आप उन बच्चों के बारे में जरा सोचिए जो इन स्कूलों में पढ़ते हैं। पिछले कुछ वर्षों से हमारे स्कूलों के जो हालात हैं वो वैसे भी सामान्य नहीं रहे हैं और अब भी सामान्य नहीं हो पा रहे। पहले कोविड आया, कोविड की वजह से स्कूलों को लंबे समय तक बंद करना पड़ा। हमारे जो बच्चे हैं वो अपने अपने घरों में कैद हो गए, घर से बाहर नहीं निकल सकते थे, स्कूल नहीं जा सकते थे, अपने साथ अपने स्कूल में क्लासमेट से मिल नहीं सकते थे। अब हर साल वायु प्रदूषण की वजह से भी स्कूलों को कई बार कई दिनों के लिए बंद करना पड़ता है। कभी कानून व्यवस्था की वजह से स्कूलों को बंद कर दिया जाता है।
अब स्कूलों को बम की झूठी जो धमकियां मिल रही हैं, अब उसकी वजह से भी कई बार स्कूलों को बंद किया जाता है। जब भी किसी स्कूल को किसी बम हमले की धमकी मिलती है तो स्कूल खाली कराकर पुलिस आती है, बॉम्ब स्क्वाड आता है, फिर इसकी जांच की जाती है और बच्चों के पूरे दिन की पढ़ाई बर्बाद हो जाती है। और सिर्फ एक दिन की पढ़ाई की बात नहीं है, ऐसी घटनाओं से बच्चों पर, उनके शिक्षकों पर, यहाँ तक कि बच्चों के माता पिता के मन में भी एक डर और तनाव पैदा होता है। छोटे बच्चे अचानक स्कूल खाली कराने की स्थिति को समझ नहीं पाते और डर जाते हैं, जिसका उनके दिमाग पर गहरा असर होता है। इन बच्चों के माता पिता व्हाट्सएप और सोशल मीडिया ग्रुप्स पर अफवाहों और धमकियों से घबरा जाते हैं और बच्चा की सुरक्षा को लेकर हमेशा परेशान रहते हैं जब तक उनका बच्चा वापस ना आ जाए। स्कूलों में हजारों फोन कॉल किए जाते हैं और कुछ बच्चे इतना डर भी जाते हैं कि वो स्कूल जाने से ही अब घबराने लगे हैं। तो हम जब इस प्रकार की रिपोर्टिंग करते हैं तो ये भूल जाते हैं कि बच्चों के मन पर ऐसे हमलों का और बार बार स्कूल को बंद करने का कैसा असर पड़ता है। अब हम भारत के बच्चों में फैल रही एक और नई और खतरनाक बीमारी को आपके लिए डिकोड करेंगे। और ये एक ऐसी बीमारी है जो आपके घर में प्रवेश कर चुकी है लेकिन अभी भी आपको दिखाई नहीं दे रही। इसलिए आज का हमारा ये विश्लेषण देश के हर परिवार और माता पिता के लिए है और इस बीमारी का नाम है सोशल मीडिया एडिक्शन, यानी सोशल मीडिया की लत। ये सोशल मीडिया और स्मार्टफोन का नशा उतना ही खतरनाक है जितना तंबाकू, शराब या ड्रग्स का नशा। दिल्ली के पास गाजियाबाद शहर की पुलिस ने अब औपचारिक रूप से इस बात की घोषणा की है कि गाजियाबाद में हाल ही में आत्महत्या करने वाली 3 नाबालिग बहनों की मौत की वजह असल में सोशल मीडिया की लत थी। ये जो तीनों बहनें थी ये सोशल मीडिया में काफ़ी एडिक्ट हो चुकी थी और उसमें भी वो कोरियन कंटेंट था वो ज़्यादा देखती थी। इसके बारे में जब घर वालों को पता चला तो घर वालों ने इस पे रोक लगाई, उनका मोबाइल इस्तेमाल करना कम कर दिया। इसी का उन पे गहरा असर हुआ जिसके चलते उन्होंने ये डिसीजन ले लिया। आपने देखा है जब किसी युवा को नशे की लत पड़ जाती है और अगर उसे वो नशा ना मिले तो वो युवा, उसका जिंदा रहना मुश्किल होता है, वो युवा तड़पने लगता है। और ऐसे युवाओं को काउंसलिंग दी जाती है, दवाइयाँ दी जाती हैं और कई बार डी एडिक्शन सेंटर्स में भेजा जाता है, नशा मुक्ति केंद्र में इन्हें भेजना पड़ता है, तब जाकर कुछ युवा इससे बाहर निकल पाते हैं। ये एक बहुत बड़ी बीमारी है, आपने ऐसा बहुत सारे युवाओं के साथ देखा होगा। ये सोशल मीडिया की लत की वजह से 3 सगी बहनों की आत्महत्या का ये जो मामला है, इसे आप भारत का पहला मामला मान सकते हैं जहां पर 3 बहनों ने, सगी बहनों ने सोशल मीडिया के नशे की वजह से, लत की वजह से आत्महत्या कर ली। अब आप सोशल मीडिया की लत को औपचारिक रूप से एक बीमारी कह सकते हैं जो कि वाकई आपके बच्चे की जान ले सकती है। यह बीमारी वैसी ही है जैसी कोविड की बीमारी है, जैसा कैंसर है या जैसा डायबिटीज होती है। जिस प्रकार आप इन बीमारियों के लिए अस्पताल में डॉक्टर के पास जाते हैं, सोशल मीडिया की इस बीमारी के लिए भी अब उसी तरह से इलाज कराना होगा। लोकल सर्कल्स के एक सर्वे के मुताबिक हमारे देश के शहरों में 9 से 17 साल के करीब 49% बच्चे हर रोज औसतन 3 घंटे या उससे भी ज्यादा समय सोशल मीडिया, OTT या ऑनलाइन गेमिंग पर बिता रहे हैं। इस सर्वे में शामिल माता पिता ने कहा कि ज्यादा मोबाइल इस्तेमाल करने से उनके बच्चे अब आक्रामक हो रहे हैं और उनमें धैर्य लगातार कम हो रहा है, उन्हें बात बात पर गुस्सा आ जाता है। इस सर्वे के मुताबिक 22% बच्चे हर रोज 6 घंटे से ज्यादा समय सोशल मीडिया, OTT या ऑनलाइन गेमिंग पर बिता रहे हैं। 22% बच्चे 6 घंटे से भी ज्यादा और 27% बच्चे ऐसे हैं जो 3 घंटे से 6 घंटे के बीच का समय अपने स्मार्टफोन या इंटरनेट पर गुजारते हैं। ये आंकड़े बहुत चिंता में डालने वाले हैं और ये बताते हैं कि हमारे देश के बच्चों में कैसे स्मार्टफोन और इंटरनेट की लत बढ़ रही है। इस समय हमारे देश में 18 साल या उससे कम उम्र के बच्चों की संख्या लगभग 56 करोड़ है। बहुत बड़ी संख्या है। हमारे देश में 70 करोड़ लोगों के पास स्मार्टफोन है और सामान्य तौर पर हर घर में बच्चों को स्मार्टफोन इस्तेमाल करने दिया जाता है, क्योंकि आजकल आप जानते हैं कि पढ़ाई भी ऑनलाइन होती है। फोन छीना नहीं जा सकता।
अब हर माता पिता को बच्चों में बढ़ती मोबाइल फोन की लत को लेकर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। अगर हमने आज हालात नहीं संभाले तो जल्द ही नशा मुक्ति केंद्र की तरह सोशल मीडिया मुक्ति केंद्र भी बनने लगेंगे। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, यही तस्वीर है भविष्य की, क्योंकि आपके बच्चे अब स्मार्टफोन के अंदर कैद हो चुके हैं और आगे चलकर सोशल मीडिया मुक्ति केंद्र में उन्हें भर्ती कराना पड़ेगा और तब जाकर उनकी ये बीमारी दूर होगी। आपने ये नोट किया होगा कि डॉक्टर कहते हैं कि डायबिटीज के मरीजों को मीठा खाना बिल्कुल बंद कर देना चाहिए या बिल्कुल कम कर देना चाहिए। तो अगर आपको डायबिटीज हो जाए तो आपको मीठा नहीं खाना, क्योंकि मीठा आपके लिए जहर जैसा है। इसी तरह से जिन बच्चों और युवाओं को सोशल मीडिया की ये लत लग चुकी है, यानी जो अब इससे बीमार हो चुके हैं, उन्हें मोबाइल फोन का इस्तेमाल या तो बिल्कुल बंद कर देना चाहिए या इतना कम कर देना चाहिए कि उनकी सेहत ना बिगड़े। अब जरा सा भी मोबाइल फोन का जो इस्तेमाल है, ऑनलाइन गेमिंग, सोशल मीडिया पर रहना, ऐसे बच्चों के लिए जहर के बराबर है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मीठा किसी डायबिटीज के मरीज के लिए जहर बन जाता है। बड़ी बात यह है कि यह बीमारी बड़ी संख्या में हमारे देश के बच्चों में फैल रही है और हम उस बीमारी को देख नहीं पा रहे। हम देखकर भी उसे अनदेखा कर देते हैं और कई बार बच्चे इतने उग्र हो जाते हैं, इतने आक्रामक हो जाते हैं कि माता पिता कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, समझौता कर लेते हैं और ये मान बैठते हैं कि अब हमारा बच्चा स्मार्टफोन के बिना रह नहीं सकता। अब जब वो रह ही नहीं सकता तो बहुत सारे माता पिता सरेंडर कर देते हैं और स्मार्टफोन अपने बच्चों के हाथों में सौंप देते हैं ताकि घर की शांति बनी रहे। लेकिन ये शांति आगे चलकर आपको बहुत महंगी पड़ेगी। इसलिए अगर आपके घर में भी कोई ऐसा बच्चा है जो स्मार्टफोन के बिना रह नहीं सकता, तो इसमें खुश होने की बात नहीं है। अगर आपके घर में भी एक छोटा सा बच्चा कोई ऐसा है जो स्मार्टफोन को अच्छी तरीके से चलाना जानता है, सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर है, तो इसमें खुश होने की ज़रूरत नहीं है। आपको तुरंत उसे किसी मनोवैज्ञानिक के पास ले जाना चाहिए और उसकी इस लत को आपको छुड़ाना चाहिए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। अब थोड़ा सा मुद्दा बदलते हैं और आपको लेकर चलते हैं बांग्लादेश, जहां पर कल यानी गुरुवार सुबह 7:30 से आम चुनावों के लिए वोटिंग शुरू हो जाएगी। कल बांग्लादेश में एक बहुत बड़ा दिन है क्योंकि वहां पर कल से चुनाव हो रहा है। वर्ष 2024 में शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट के बाद ये वहां का पहला संसदीय या कह लीजिए कि आम चुनाव है। बांग्लादेश में पहली बार 2 बेगमों खालिदा जिया और शेख हसीना के बिना ये चुनाव हो रहा है और इस बार यहां पर चुनावी मुकाबला 2 बड़े गठबंधनों के बीच है। पहला गठबंधन BNP यानी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के साथ कुछ और छोटी पार्टियों का है और BNP की लीडर पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया थी, जिनके निधन के बाद अब इस पार्टी का नेतृत्व उनके बेटे तारिक रहमान कर रहे हैं, जो 17 साल के बाद पिछले साल दिसंबर में वापस बांग्लादेश लौटे और ये चुनाव उनके लिए अब एक प्रतिष्ठा की लड़ाई बन चुका है। दूसरे गठबंधन में जमाते इस्लामी के साथ नेशनल चार्टर पार्टी यानी NCP है। देखिए वहां पर भी एक NCP है, हमारे यहां भी एक NCP है, वहां पर भी एक NCP है। जमाते इस्लामी अपनी कट्टरपंथी विचारधारा के लिए जानी जाती है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि खुद को जेन-ज़ी का प्रतिनिधि बताने वाले छात्र संगठन NCP भी जमात के साथ ये चुनाव लड़ रहा है। अब आप बांग्लादेश की संसद और सीटों के गणित को समझिए। बांग्लादेश की संसद को जातीय संसद कहते हैं, जिसमें कुल मिलाकर 350 सीटें हैं, लेकिन चुनाव 300 सीटों पर ही होता है। संसद की बाकी 50 सीट्स महिलाओं के लिए आरक्षित होती हैं और इन पर चुनाव नहीं होते। ये 50 सीट चुनाव में जीत के अनुपात में राजनीतिक दलों को बांट दी जाती हैं और फिर वो अपना प्रतिनिधि यहां पर रखते हैं। भारत में लोकसभा सांसदों की तरह वहां भी सांसद का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, संसद का कार्यकाल 5 साल का है। इस बार 299 सीटों पर ही वोटिंग होगी क्योंकि एक सीट पर उम्मीदवार की मृत्यु के बाद चुनाव रद्द कर दिया गया। लगभग 17 करोड़ 50 लाख की आबादी वाले बांग्लादेश में युवा मतदाताओं की संख्या सबसे ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, सबसे ज्यादा तो नहीं, बहुत ज्यादा है। इस बार चुनाव में 12 करोड़ से ज्यादा वोटर अपना वोट डालेंगे और इनमें से लगभग 3% फर्स्ट टाइम वोटर होंगे, यानी ये चुनाव युवाओं की सोच भी तय करेगा। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि बांग्लादेश में किसकी सरकार बन सकती है।
वोटिंग से पहले बांग्लादेश की एक संस्था के एक ताजा चुनावी सर्वे में खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान की पार्टी बीएनपी मजबूत स्थिति में दिख रही है। बीएनपी को 300 में से 208 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है इस चुनावी सर्वे में। जमाते इस्लामी को 46 सीट, जातीय पार्टी को 3, जबकि अन्य दलों को 21 सीट पर जीत मिलने का अनुमान है। यह सर्वे बांग्लादेश के 41,500 लोगों से बातचीत के बाद तैयार किया गया है और इसे वहां का अब तक का सबसे बड़ा सर्वे बताया गया है। तो अब देखते हैं कि कल क्या होगा। 1971 में बांग्लादेश बनने के बाद से आवामी लीग सबसे ज्यादा समय तक सत्ता में रही है और शेख हसीना 5 बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रहीं और उनका कार्यकाल लगभग 20 वर्षों तक रहा। इसी तरह बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की प्रमुख खालिदा जिया 2 बार प्रधानमंत्री रहीं और उन्होंने 10 वर्षों तक सरकार चलाई। अभी तक बांग्लादेश की राजनीति में शेख हसीना और खालिदा जिया के बीच सीधी टक्कर हुआ करती थी और इसे बैटल ऑफ बेगम्स कहा जाता था। 2 बेगम्स के बीच टक्कर। और इसमें 2024 में नया ट्विस्ट आया था। 14 मार्च 2024 को बांग्लादेश में संसदीय चुनाव हुए थे। ये वहां के पिछले चुनाव जब हुए थे तब मुख्य विपक्षी नेता खालिदा जिया और उनकी पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने चुनावों का बहिष्कार किया था। वो चुनाव ही नहीं लड़े। इसलिए शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग भारी बहुमत के साथ सत्ता में आई और उन्होंने 300 में से 272 सीटें जीती, लेकिन तब प्रमुख विपक्षी जो दल था वो चुनाव नहीं लड़ा था और उन्होंने ये कहा था कि चुनाव लड़ने का कुछ फायदा नहीं है क्योंकि शेख हसीना की पार्टी ने सब कुछ रिग कर लिया है। लेकिन इस चुनाव के 5 महीने के बाद ही शेख हसीना की सरकार का तख्ता पलट हो गया और उन्हें भागकर अपनी जान बचाकर भारत आना पड़ा। इस समय भी वो भारत में है और इसके बाद उनकी पार्टी आवामी लीग पर चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लग गया। इसकी वजह से बांग्लादेश की सबसे बड़ी पार्टी आवामी लीग को अब चुनाव से बाहर होना पड़ा और इसीलिए दुनिया भर में बांग्लादेश के चुनाव की वैधता पर सवाल उठ रहे हैं कि यह कैसा लोकतंत्र है और कैसा चुनाव है जिसमें वहां की सबसे बड़ी पार्टी को ही लड़ने नहीं दिया जा रहा। बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट के बाद से ही अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ बहुत हिंसा बढ़ गई है। चुनाव से ठीक पहले 9 फरवरी को 62 साल के सुसेन चंद्र सरकार नाम के एक और हिंदू की हत्या कर दी गई। वो एक चावल कारोबारी था, चावल का काम करता था। अंतरिम सरकार के कार्यकाल के दौरान अल्पसंख्यकों पर हमले की 2900 से ज्यादा घटनाएं हो चुकी हैं और पिछले वर्ष 1 दिसंबर से 15 जनवरी के बीच 45 दिनों में 15 हिंदू नागरिकों की हत्या कर दी गई। अब सवाल है कि बांग्लादेश में जो नई सरकार बनेगी क्या वो हिंदुओं पर हमलों को रोक पाएगी? नई सरकार का भारत के प्रति क्या रुख रहेगा? क्योंकि अंतरिम सरकार के दौरान मोहम्मद यूनुस का रवैया बांग्लादेश को ईस्ट पाकिस्तान बनाने का ही रहा है। 1971 में बांग्लादेश बनने से पहले बिल्कुल ऐसे ही हालात थे। तब पाकिस्तान के अत्याचारों से भारत ने बांग्लादेश को मुक्ति दिलाई थी और भारत ने पाकिस्तान का भूगोल ही बदल दिया था जब पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में बांट दिया। लेकिन अब बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच एक बार फिर से भाईचारा बन चुका है। अब ये दोनों देश एक तरफ हैं और भारत एक तरफ है। यानी इस समय बांग्लादेश की सत्ता को जो चला रही हैं ताकतें, वो ईस्ट पाकिस्तान के दिनों को वापस लाना चाहती हैं। आज हम आपसे अमेरिका में बौद्ध भिक्षुओं के वॉक फॉर पीस के बारे में कुछ बात करना चाहते हैं और इस वॉक फॉर पीस की पूरी दुनिया में बहुत चर्चा हो रही है। 24 बौद्ध भिक्षुओं के दल ने 108 दिनों में लगभग 3700 किलोमीटर पैदल चलकर ये वॉक फॉर पीस अब पूरी कर ली है। 108 दिनों की इस यात्रा की शुरुआत पिछले साल 26 अक्टूबर को अमेरिका में टेक्सास से हुई थी और वॉशिंगटन डीसी इस यात्रा का अंतिम पड़ाव था और वॉशिंगटन डीसी में यह यात्रा समाप्त हुई। जब ये बौद्ध भिक्षु वहां पर पहुंचे तो हजारों लोगों की भीड़ बेसब्री से उनका इंतजार कर रही थी, उनका स्वागत करने के लिए। किसी के हाथ में फूल थे तो कोई शांति के संदेश वाले पोस्टर्स लेकर आया था। सड़क के दोनों तरफ हर उम्र के लोग बौद्ध भिक्षुओं के स्वागत में खड़े हुए थे। लोगों में इतना उत्साह था कि वो अपने मोबाइल फोन से इन भिक्षुओं के वीडियो बना रहे थे, तस्वीरें खींच रहे थे। कुछ लोग इतने भावुक हो गए कि वो आंखों से उनके आंसू बहने लगे और वो इन्हें देखकर रोने लगे। For your peace walk, for
making a difference. Keyboard is recorded into the hard drive, a single word from the strangers, so that this world can become the better place for all beings to live, doing this mission together. लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि जब इन्हीं बौद्ध भिक्षुओं ने महात्मा बुद्ध के देश भारत में यही वॉक फॉर पीस की, यही यात्रा की, तो उन्हें इतना समर्थन नहीं मिला और ना ही इस यात्रा की कहीं पर कोई चर्चा हुई। वर्ष 2022 में बौद्ध भिक्षुओं ने भारत में भी 112 दिनों की शांति यात्रा में लगभग 3000 किलोमीटर की यह पैदल यात्रा की थी। लेकिन आप इन तस्वीरों को देखकर समझ जाएंगे कि भारत में इस यात्रा को लेकर ना तो लोगों में कोई उत्साह दिखा और ना ही यहां लोगों की भीड़ इनका स्वागत करने के लिए नजर आई। आप देख लीजिए, ये यात्रा करते रहे और ऐसा लग रहा है जैसे यहां किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ना कोई स्वागत, ना कोई फूल, कोई मिलने तक नहीं आया। आज सवाल यह है कि बौद्ध धर्म की जन्मभूमि भारत में ऐसी यात्रा को समर्थन क्यों नहीं मिला। आज इस सवाल को भी हमें डिकोड करना चाहिए, इसके बारे में सोचना चाहिए। अब इसी वॉक फॉर पीस की भारत की आप तस्वीरें देखिए जो मैं आपको दिखा रहा हूं, जरा और ध्यान से देखिए। तो दोनों तस्वीरों को आप आज देखिए, तुलना कीजिए कि यही बौद्ध भिक्षुक जब अमेरिका में यात्रा करते हैं तो लोग कैसे स्वागत करते हैं। अमेरिका में इन बौद्ध भिक्षुओं ने 9 राज्यों की यात्रा की। जबरदस्त ठंड थी, बर्फबारी हो रही थी और यहां के लोगों में उत्साह की कोई कमी नहीं आई और हर जगह अमेरिका के लोगों ने बड़ी संख्या में इन बौद्ध भिक्षुओं का स्वागत किया। लोग बर्फ में बाहर निकल आए। वॉक फॉर पीस को सिर्फ सड़कों पर ही नहीं, सोशल मीडिया पर भी लाखों लोगों का समर्थन मिला और इंस्टाग्राम पर 19 लाख और फेसबुक पर 28 लाख से ज्यादा लोगों ने इस शांति यात्रा को फॉलो किया। On this beautiful afternoon with temperatures slightly warmer, so that this world can become
the better place for all beings to live. 26 as Walk for Peace Day. ये बौद्ध भिक्षु क्या चाहते थे? क्या कोई राजपाट चाहते हैं? क्या कोई पैसा चाहते हैं? कहीं कोई आश्रम बनाने के लिए बहुत बड़ी ज़मीन चाहते हैं? ये कुछ नहीं चाहते। ये सिर्फ इस दुनिया को एक बेहतर जगह बनाना चाहते हैं। इस दुनिया में शांति स्थापित रहे, लोग खुश रहें, ये चाहते हैं। लोगों के बीच आत्मीयता बनी रहे, ये चाहते हैं। ये कोई राजनीतिक यात्रा नहीं थी, ये एक आध्यात्मिक यात्रा थी और भारत को दुनिया में अध्यात्म का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति भारत के बौद्ध गया में हुई थी, फिर भी यहां के लोगों में वॉक फॉर पीस को लेकर इतनी उदासीनता थी। ये यात्रा भारत में ना सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही थी, ना ही इसे कोई बड़ा मंच मिला। भारत अब एक ऐसा देश बन गया है जहां आधुनिक बनने के लिए हम अपनी संस्कृति, अपने संस्कार और अपने अध्यात्म से भी दूर होते जा रहे हैं और पश्चिमी देशों की हम कॉपी करना चाहते हैं, पश्चिमी देशों के जीवन को अपने जीवन में ढालना चाहते हैं। लेकिन पश्चिमी देशों के लोग अपने जीवन में सफलता हासिल करने के बाद, जीवन में सब कुछ हासिल करने के बाद सफल हो गए, पैसा कमा लिया, शानदार लाइफस्टाइल है, लेकिन ये सब हासिल करने के बाद वो फिर से शांति की तलाश में हैं और अब वो हमसे ज्यादा आध्यात्मिक होते जा रहे हैं। तो आप देखिए ये कैसा चक्र है। भारत के लोग शायद पैसे के पीछे भाग रहे हैं, भारत के लोगों के पास समय नहीं है, अध्यात्म के लिए उनके पास उनके दिन के शेड्यूल में कोई समय नहीं। लेकिन अमेरिका के लोग, बहुत सारे लोग कहते हैं कि अमेरिका हमसे कम 30 साल आगे है, वहां पर ज्यादा समृद्धि है, ज्यादा पैसा है, ज्यादा संसाधन है। लेकिन ये सब हासिल करने के बाद अमेरिका के लोग, पश्चिम के लोग वापस अध्यात्म की तरफ जा रहे हैं, जहां से हम दूर भाग रहे हैं। आखिर क्या कारण है कि हम बुद्ध के शांति संदेश को अपनाने में भी अमेरिका जैसे देशों से पीछे छूट गए? क्या हम आध्यात्मिक बातों को तब तक गंभीर नहीं समझते जब तक कि उन पर विदेशी मोहर ना लग जाए? आज हमें पूरी दुनिया को फिर से बताने की आवश्यकता है कि शांति कोई विदेशी विचार नहीं, बल्कि हमारी अपनी भारत की विरासत है। और सबसे दिलचस्प बात यह कि इस यात्रा का सबसे बड़ा स्टार कोई बौद्ध भिक्षु नहीं, बल्कि भारत का एक कुत्ता आलोका था। आलोका की चर्चा सब जगह हो रही है। आपको याद होगा, हमने आपको 1 जनवरी को आलोका की कहानी सुनाई थी। अब यही कुत्ता पूरी दुनिया में वर्ल्ड पीस डॉग के नाम से मशहूर हो गया है। आलोका की बढ़ती लोकप्रियता के बाद इन भिक्षुओं ने आलोका का इंस्टाग्राम और फेसबुक अकाउंट भी शुरू कर दिया था। दोनों प्लेटफॉर्म्स को मिलाकर आलोका के अब लगभग 14.5 लाख फॉलोअर्स हैं और अब आलोका भारत से निकलकर अमेरिका में वॉक फॉर पीस का सबसे बड़ा चेहरा बन गया है। यहां तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं इस छोटे से सुपरस्टार आलोका को। और ये तस्वीरें ऐसी हैं कि आपका मन करेगा कि आप इन तस्वीरों को देखते चले जाएं। आपका दिल करेगा कि आप भी आलोका से दोस्ती कर लें और आप भी आलोका के साथ कुछ समय और बिताएं। इसलिए ये तस्वीरें हम थोड़ी और देर के लिए आपके लिए चला रहे हैं और मैं जानता हूं कि इन तस्वीरों को देखने के बाद आपको बड़ी खुशी महसूस होगी, एक अजीब प्रकार की शांति आपको महसूस होगी। अब एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम आपको भारत और अमेरिका के बीच हुई ट्रेड डील पर कुछ नई जानकारी देंगे। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित भारत। क्या तनाव आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल रहा है और आप समय प्रबंधन नहीं कर पा रहे? तनाव प्रबंधन के लिए टेलीमानस के 14416 पर संपर्क करें। विदिशा डिटर्जेंट पाउडर और केक, जो दाग धब्बे निकाले प्यार से। विदिशा डिटर्जेंट पाउडर और केक, अब चमकिए प्यार से। हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से। जय हो विजय हो, देश हो विदेश हो, जेके हो। देश का टायर जेके टायर।
टेबल के ऊपर जब भी खाते हैं दबा के खाते हैं। ये भाई साहब सब पचा देते, पर दिक्कत तो उन्हें आती है जो टेबल के नीचे से खा। मुल्तानी पश्मीना, अपने हक का खाओ, सब कुछ पचाओ। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित भारत। भारत और अमेरिका के बीच हुई ट्रेड डील को लेकर अमेरिका ने अब एक नई फैक्ट शीट जारी की है और इस संशोधित दस्तावेज में उन सभी अफवाहों को खत्म कर दिया गया है जिसमें बार बार यह दावा किया जा रहा था कि इस ट्रेड डील से हमारे देश के किसानों को नुकसान होने वाला है। अमेरिका ने 6 फरवरी को इस ट्रेड डील की जानकारी शेयर की थी, जिसे 9 फरवरी को अब फिर से अपडेट किया गया। पुरानी और नई फैक्ट शीट में 4 बड़े बदलाव हैं जो आपको नोट करने चाहिए। पहले यह लिखा गया था कि भारत अमेरिकी दालों पर टैक्स कम करेगा, यानी अमेरिका की दालें अब भारत के बाजारों में सस्ते दामों पर बिकेंगी। लेकिन अब अमेरिका ने इस डील से दालों को हटा दिया है, यानी अब भारत में दाल उगाने वाले लगभग 5 करोड़ किसान सुरक्षित हैं। अमेरिका की दालें भारत में नहीं आ रही। पहले यह कहा गया था कि भारत अमेरिका से 5 वर्षों में $500 अरब यानी 45 लाख करोड़ रुपए का सामान खरीदेगा। अब लिखा गया है कि भारत अमेरिका से $500 अरब का सामान खरीदने की कोशिश करेगा, यानी अब भारत अमेरिका से अपनी खरीदारी को इस स्तर तक ले जाने की कोशिश तो करेगा, लेकिन इसका वादा नहीं करता। पहले कमिटेड शब्द लिखा हुआ था, अब उसे बदलकर इंटेंड कर दिया गया है कि ऐसी हमारी मंशा होगी। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और व्यापार की भाषा में शब्दों का बदलना काफी महत्वपूर्ण होता है। तीसरा पॉइंट यह कि पहले अमेरिका ने लिखा था कि भारत $500 अरब का जो सामान अमेरिका से खरीदेगा उसमें एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स यानी कृषि से जुड़ा सामान भी होगा, लेकिन अब एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को हटा दिया गया है और इसमें सिर्फ एनर्जी, इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और कोल जैसे सामान का जिक्र किया गया है। और चौथा, पहले अमेरिका ने कहा था कि भारत उसकी सारी कंपनियों पर डिजिटल सर्विस टैक्स हटा लेगा, लेकिन अब जो संशोधन किया गया है उसके मुताबिक भारत सिर्फ डिजिटल ट्रेड नियमों पर बातचीत करने के लिए प्रतिबद्ध है, यानी टैक्स हटाने का दावा हटा दिया गया है। डिजिटल सर्विसेज टैक्स एक ऐसा टैक्स होता है जो विदेशी डिजिटल कंपनियों जैसे गूगल, मेटा और अमेज़न जैसी बड़ी टेक कंपनियों पर लगाया जाता है और भारत भी इन पर टैक्स लगाता है। और अमेरिका चाहता है कि भारत इस टैक्स को हटा ले, लेकिन अभी भारत इसके लिए तैयार नहीं हुआ है। ये एक बहुत लंबा प्रोसेस है, बहुत सारी नई जानकारियां आ रही हैं। एक जानकारी हमने आपको इस यूएस ट्रेड डील के बारे में आज दी है, बाकी की बहुत सारी जानकारियां हैं जो हम आपको कल देंगे। अब एक और छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद डिकोड जिंदगी में आपको दिखाएंगे आज का विचार। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित भारत। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी, कभी भी, 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं हैं, मदद बस एक कॉल दूर है। वर्किंग मॉम हूँ ना, जॉब के साथ सबका ध्यान रखना पड़ता है। बच्चों को स्कूल के लिए रेडी करो, हस्बैंड को ऑफिस के लिए, अब इन सब के साथ रोड पे अनसर्टेनिटी के लिए भी रेडी रहो। That's too much to ask for। पर जब से गाड़ी में जेके स्मार्ट टायर लगवाए हैं, एक टेंशन तो कम हो। JK Smart Tire with embedded sensor technology that gives you real-time alerts, which saves fuel and makes drives safer। Thanks to JK Smart Tires। अब लग रहा है कमान तो मेरे ही हाथ में है। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित भारत। तो आज के लिए डिकोड में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए और जहां तक हो सके
सफर का मजा लीजिए, क्योंकि मंजिल तो शमशान में है। नमस्कार। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार।